हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद मेरे सभी शेर और शेरनियों को। प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज के क्रम में आपका दूसरा पेपर, जिसकी की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी 2 घंटे पहले टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। ये मॉक आज का बहुत स्पेशल होने वाला है, कल से भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। यदि आपने ये 100 मॉक जो मैं करा रहा हूं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं यूट्यूब पे, और आपको अभी कल या परसों से 2 मॉक रोजाना मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो एक ही मॉक आ रहा है। ये दिन को आपने कर लिया तो कहीं से भी ना आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की जरूरत है, मतलब इंग्लिश के लिए, ना बॉके पढ़नी है, ना ही पैसेज, मतलब यहाँ से सब कुछ कवर हम कर लेंगे। ये बिल्कुल पेपर पैटर्न पर ही आधारित हैं, और ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर चलती रहेगी। हमारा टारगेट 30 और 31 मार्च, चाहे मेडिकल असिस्टेंट की बात हो या फिर अग्निवीर, इंग्लिश में 20 ऑफ आउट ऑफ 20 का टारगेट रहेगा। बिना देरी किए मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया प्यारे बच्चे, जिसका मतलब है गैरुलस, मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन है गैरुलस। इसका आपको सिनोनिम्स बताना होगा। फटाफट से बताओ। आपके सामने स्क्रीन है, उसको पॉज करिएगा, आंसर लगाइए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। कोई भी शब्द जिसके पीछे पहले तो ओ यू एस आएगा प्यारे बच्चे, वो एडजेक्टिव रहेगा। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसके पीछे ओ यू एस आ रहा है 99.9% वो एडजेक्टिव होगा। और गैरुलस किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? हिंदी में इसको बोला जाता है बातूनी। और ये वो व्यक्ति है, पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसको गैरुलस कहा जाता है। इसका समानार्थी बताना है हमें। सिमिलर वर्ड पूछा गया प्यारे बच्चे, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स, पर्यायवाची पूछा गया है। तो आपको पता है टॉकेटिव भी वही व्यक्ति होता है। कौन? जो बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करता है। ठीक है, गैरुलस भी एक एडजेक्टिव है, टॉकेटिव भी एक एडजेक्टिव है। और इसका प्लेसिड आंसर क्यों नहीं होगा? प्लेसिड माने होता है काम, शांत एंड पीसफुल। कोई भी चीज शांत और पीसफुल है, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे व्यक्ति का नेचर है। टैसीटर्न कौन है? ये इसका उल्टा है, जो व्यक्ति ज्यादा बातें करता है, मतलब सॉरी कम बोलता है। अ पर्सन हु टॉक्स, हु डज नॉट टॉक मच, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मतलब जिसकी नेचर कैसी है? जिसकी नेचर रिजर्व्ड है। और जो कैसा है? जो भाई बहुत ज्यादा अनकम्युनिकेबल है इन स्पीच में, जो बहुत ज्यादा कभी बातें नहीं करता। इंट्रोवर्ट भी आप कह सकते हो, और ये एक्सट्रोवर्ट का ही एक तरह का बंदा है। गैरुलस वो ज्यादा व्यक्ति है जो ज्यादा बातें करता है। पाइवोटल क्या है? पाइवोटल इसलिए नहीं होगा, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सक्सेस। कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण हो, जैसे आपके एग्जाम के लिए अभी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पाइवोटल है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चीज काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए पाइवोटल का सेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सक्सेस। किसी चीज को पाने के लिए और उसके लिए दिन रात एक कर देना, उसके लिए टर्म हम लगाएंगे कि भाई दिस इज द पाइवोटल थिंग, दिस इज द पाइवोटल टाइम, दिस इज द क्रुशियल टाइम इन विच वी हैव टू टेक अ डिसीजन। आंसर क्या हुआ सर गैरुलस का? 100% ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट यहां तक बताइए? प्लेसिड हो गया शांत, टैसीटर्न हो गया इसका उल्टा, और इसलिए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। द डॉग, कुत्ते ने चोर को काट लिया, जो कोशिश कर रहा था घर में घुसने की। रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। दो क्लॉज है अपने पास, एक ये क्लॉज है और एक है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस। रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आना है? कौन घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? कुत्ता या बर्गलर? ये घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। बर्गलर मतलब ये इंसान है, और ये लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, और ये प्यूपल है। और एक्चुअली में ये इस क्लॉज का सब्जेक्टिव केस है प्यारे बच्चे। इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस के लिए शायद आपको पता होगा, यदि वो लिविंग बीइंग है तो हम हु का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे। और यदि हमें किसी से संबंध या अधिकार बताना है, पजेशन बताना है, तो हम हुज का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे, किसका और किसकी। और यदि हमें एनिमल या किसी वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो हम विच का यूज करते हैं, या कभी कभी दैट का यूज करते हैं, जो डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। कुत्ते ने चोर को काटा है। किसको काटा है? कौन से चोर को? जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली में
इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का बर्गलर एक सब्जेक्टिव केस है, और इसलिए क्योंकि लिविंग बीइंग है और क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और लिविंग बीइंग के लिए प्यूपल के लिए हमें लगाना होगा, तो हुम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आती है। विच एनिमल और थिंग के लिए यूज किया जाएगा, हुज पजेसिव केस के लिए यूज होगा। आंसर हो गया प्यारे बच्चे, हु इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, दिस बैग इज मेड, बताइए फटाफट से, करेक्ट प्रिपोजिशन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ अक्सर आपने दो प्रिपोजिशन देखे होंगे, मेड ऑफ और प्यारे बच्चे मेड फ्रॉम। जल्दी बताइए, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम कब बनाया जाता है? मैं कहूंगा आइस, आइस, सॉरी, आइस मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम वाटर, लिख लीजिए इसको, आइस मेड फ्रॉम वाटर। और मैं कहूंगा बैग, ये बैग बनाया गया है मेड ऑफ लेदर, LEATHER। बताओ ये अंतर समझ आ रहा है? मेड के साथ ऑफ कब आएगा और फ्रॉम कब आएगा? जनरली ये यूज किया जाता है कि भाई ये बैग लेदर से बनाया गया। याद रखिएगा, जिस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, जिसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये बैग किससे बन रहा है? लेदर से बन रहा है। ये बैग जो बना हुआ है वो लेदर से तो बन रहा है, लेकिन दोबारा से इस बैग से लेदर नहीं बनाई जा सकती। समझ पा रहे हो? मेड ऑफ का यूज होगा जो आइटम जिससे बन रहा है लेकिन दोबारा उसकी रॉ अवस्था में वापस नहीं किया जा सकता, वहां मेड ऑफ आएगा। अब ये बताइए, पानी से बर्फ बनती है लेकिन दोबारा बर्फ से पानी बनाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसलिए इस केस में फ्रॉम आनी चाहिए। लेकिन दोबारा बैग से लेदर नहीं बनाई जा सकती, और इसलिए प्यारे बच्चे गांठ बांध लीजिए, 100% क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऑन और बाई तो बहुत कम यूज होंगे इनके साथ में, ऑफ और फ्रॉम का यूज होगा। फ्रॉम का यूज तब होगा जब हम नेचुरली अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, और जब इंटरचेंज ना हो। लेदर से बैग बन सकता है लेकिन दोबारा बैग को पिघला के कुछ करके लेदर नहीं बनेगी, और इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा? 100% ऑफ आएगा। ठीक है भाई? वैनिटी का अपोजिट बताना होगा भाई, बताओ वैनिटी का अपोजिट। वैनिटी एक नाउन है, पहले तो ये लिख लीजिएगा ध्यान से। वैनिटी एक नाउन है, TY आ रहा है पीछे। वैनिटी किसे कहते हैं? लिख लो भाई, क्रूएलिटी, CREULTY। चलो क्रूएलिटी को भी हटा दो, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिहेवियरल एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसे वैनिटी कहा जाता है, दुष्टता। मतलब सर ये बहुत बिग व्यक्ति है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है। इनह्यूमन, कोई भी ऐसा काम करना जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो उसको इनह्यूमन कहते हैं, अमानवीय, अमोरल। इसका मतलब हुआ कि वैनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका उल्टा बताना है प्यारे बच्चे, अपोजिट बताना है, तो प्राइड माने होता है बहुत घमंडी होना, ये इसका समानार्थी हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्राइड कहते हैं ना इसको, बहुत घमंड है, ये बहुत अहम में रहता है, ये नहीं हो सकता। एक्यूट किसे कहते हैं बताओ भाई? एक्यूट आंसर क्यों नहीं होगा ये बताइए। एक तो एक्यूट माने न्यूनतम होता है, छोटा, आपने सुना होगा एक्यूट एंगल। एक तो होता है छोटा, न्यून एक्यूट एंगल होता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? एक्यूट माने लिखो कोई चीज बहुत शार्प होना, तेज होना दिमाग से, बहुत कुशाग्र होना, बुद्धि का तेज होना, सिवियर होना, SEVER, बहुत ही गंभीर कोई अवस्था होना, कोई स्थिति होना, उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट कहा जाता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। एरुडाइट कौन होता है प्यारे बच्चे? विद्वान होता है, स्कॉलर, SCHOLAR। किसी भी चीज में एडेप्ट, निपुण होना, स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना, उसको एरोडाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। ह्यूमैलिटी किसे कहते हैं? मानवता को कहा जाता है, उदारता। मॉडेस्टी, MODEST भाई, मॉडेस्टी होना, हम्बल होना, हम्बल बहुत ही मानवीय होना, ठीक है। ह्यूमैनिटी होना, वैनिटी होती है आपका दुष्ट हो, बहुत ही गंदा बिहेवियर, और ह्यूमैलिटी का मतलब हुआ प्यारे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत ही आपका पर्सन हु हैव अ काइंड हार्टेड, अ पर्सन हु हैव अ कॉर्डियल नेचर, अ पर्सन हु हैव अ बिहेवियरल एटीट्यूड, उसको कहा जाएगा ह्यूमिलिटी, उदारता। और इसलिए सही आंसर क्या हुआ? 4 का D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो भाई गांठ बांध लो, बचपन से पढ़ रहे हैं। जल्दी सोओगे और जल्दी जगोगे तो ये इंसान को हमेशा बहुत क्या बनाएंगे? धनवान, बुद्धिमान और शरीर से स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज 100% रूटीन को दिखा रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट मेक्स अ मैन, सिंगुलर वर्ब आएगी, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्लियर हुआ कि नहीं? ये लिख लो जिनको नहीं पता है भाई। आगे, मदर इन लॉ का प्लूरल बताओ भाई। कितना सिंपल है, ये कंपाउंड नाउन है प्यारे बच्चे। क्या है ये? कंपाउंड नाउन। देखने में ऐसा लग रहा है 3 वर्ड है लेकिन एक ही वर्ड है। सास को मदर इन लॉ कहा जाता है।
जो मेरी मम्मी के इक्विवेलेंट दूसरी मम्मी है, मतलब मेरी पत्नी की माँ, उसको मदर इन लॉ कहा जाएगा। मेन वर्ड इसमें मदर है। यदि मैं कहूं सर मेरी 5 सास हैं, तो प्यारे बच्चे क्या कहूंगा, मैं मदर में एस लगाऊंगा, क्योंकि ये 5 हो गए, ठीक है। 5 मदर्स इन लॉ हैं, इसलिए हमेशा इसका जब प्लूरल बनाया जाएगा कंपाउंड नाउन का, तो याद रखना प्यारे बच्चे, जो मेन वर्ड है उसमें एस लगेगी, और इसलिए 100% बी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो। लॉज में एस लगने का कोई सेंस नहीं है, यहां एस का कोई सेंस नहीं है, और ये कोई वर्ड है ही नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। बहुत सिंपल, पैसिव में कन्वर्ट करना है। अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है। डू और डज का हो जाएगा आर, रीड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रीड, रेड, रीड, आर रीड। सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाएगा बाई प्लस के ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल सही, और इसलिए 100% ए इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन से कैसे करेंगे, यहां रीड को रीडिड लिख दिया गया, ये गलत हो गया, रीडिड कोई शब्द होता ही नहीं है। यहां डू को डू रखा गया, पैसे में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आती है, इसलिए यहां पे ये गलत होगा। आर यू रीड क्यों गलत है, यहां यू एक सब्जेक्ट है। While converting an active voice into passive voice, always you have to converting subject to object and object to subject, और इसलिए 100% डू चेंज हो जाएगी आर में। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, बाई और प्लस के ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एक ही वर्ड दिया गया जो 4 तरह से लिखा गया, सही स्पेलिंग बताओ। एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा मेरी जान। कमिश्नर में याद रख लो, गांठ बांध लो, 2 एम आती हैं, 2 एस आती हैं, बस खत्म करो कहानी। कमिश्नर में 2 एम और 2 एस, इसलिए इज द राइट आंसर, ठीक है। डीएसपी क्या होता है, एसपी किसे कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर। इसका मतलब हुआ कि 2 एम और 2 एस आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आर्टिकल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं टाइम दे रहा हूं, आप बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, 4 आर्टिकल लगाने एक साथ, 4 ऑप्शन है। वो तैयारी कर रहा है नेशनल डिफेंस एनडीए में, एनडीए की 1 साल से। ईयर से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, हिंदी में प्यारे बच्चे ईयर को य ऐसे लिखा जाता है, जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले प्यारे बच्चे ए आएगा। याद रखना, ईयर से पहले एन मत लगा देना, बहुत बच्चे कहेंगे। एसपी, एसपी को जब हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एस पी ए। ये बॉबिल साउंड आ रही है, इसलिए यहां एन आएगा प्यारे बच्चे, एसपी से पहले एन आएगा। मेरा ब्रदर इन लॉ डीएसपी है, डी से पहले डी को हम डी लिख रहे हैं, इसलिए यहां पर ए आएगा। और रागिनी महीने के 2000 कमाती है, तो 2000 महीना 2000 इन 2000 पर मंथ आएगा कि अ मंथ आएगा, एक महीने में 2000 कमाती है, इसलिए ए आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चे, 100% ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ वन हु डज नॉट केयर फॉर द लिटरेचर और आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो गंवार टाइप का है, जो संस्कारों को, किसी देश की संस्कृति, सभ्यता और रिचुअल्स, इन सब में बिलीव ही नहीं करता, उनका बहिष्कार करता है। जैसे मैं कहूं कि क्या मूर्ति पूजा क्या होती है, ये सब कौन होते हैं, ये खंडन करूं इनका, ये वो व्यक्ति एक्चुअली में, ये वो व्यक्ति है जो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी राज्य की संस्कृति, सभ्यता और वहां के जो भी कस्टम्स और रीति रिवाज हैं, उनका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखता, मतलब उनको खंडन करता है। उसको क्या कहा जाएगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, फिलिस्टाइन लिख लो। फिलिस्टाइन माने, एक्चुअली हिंदी में कहूं तो मैं गंवार समझ लीजिए इसको, ये वो व्यक्ति है। फिलिस्टाइन इज अ पर्सन हु डजंट केयर फॉर द लिटरेचर, आर्ट, सिविलाइजेशन, कस्टम और एनी ट्रेडिशन फॉर एनी काइंड ऑफ सोसाइटी। सर प्रिमिटिव तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि पता है प्रिमिटिव क्या होता है, कोई भी चीज जो बिल्कुल प्राइमरी है, प्राइमरी कह लो या फंडामेंटल कह लो, बिल्कुल शुरुआत, इनिशियल, ठीक है, कहां से। याच आपको पता है एक नाव होती है भाई, सिप कह लो, इंजॉयमेंट के लिए समुद्र में आपको सिपिंग करने के लिए, नौका चलान, नाव के लिए, या इंजॉय के लिए, रेस करने के लिए, ठीक है, यूज की जाती है, ये नहीं होगा। और पैरासाइट कौन होते हैं, वो जीव होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, परजीवी, पता है कि नहीं। दोज एनिमल्स और दोज वर्ड्स और दोज क्रिएचर्स हु डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर फूड, जो खुद अपना काम नहीं करेंगे खाने के लिए, दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि हम इसका खाना खा जाएं, उसका खा जाएं, इनको कहा जाता है पैरासाइट। इसलिए सही आंसर हो गया प्यारे बच्चे, बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नाउन, कौन सा वर्ड नाउन है बताइए फटाफट। इंग्लिश के किसी शब्द के पीछे आज के बाद DOM दिख जाए वो नाउन होगा। सर और शब्द बता दो ऐसे। विजडम। सर और बता दीजिए। किंगडम। ठीक है, और बता दीजिए, अपने आप ढूंढो बेटा। बोरेडम। मतलब ये नाउन पहले ही दिख रहा है, लिख लो। इंग्लिश में किसी भी शब्द के पीछे DOM आएगा। 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% वो नाउन होगा। 100 पर। बोरेडम मतलब वही वाउपन। इसेंशियल एक एडजेक्टिव है, कोई भी चीज जो बहुत नेसेसरी हो। मैंडेटरी हो उसको इसेंशियल कहा जाता है। सर अफेक्ट एक वर्ब है, ये बहुत जरूरी है लिखना। अफेक्ट कभी कभी नाउन का काम करता है। और याद रखना वेल एक एडवर्ब भी है, लिख लेना। और एक एडजेक्टिव भी है, नहीं पता हो तो आपको बता दूं, वेल कभी कभी नाउन का भी काम करती है। लेकिन हम जो नॉर्मल इंग्लिश भारत में पढ़ाई जाती है उसमें वेल को या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन इन दोनों में भी बताएं तो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, इसलिए याद रखना। आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ग्रीन हॉर्न। लिख लो भाई, आइटम्स फ्रेज एक आने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। 100% आएगा भाई, एक आइटम फ्रेज आना ही है। बहुत सिंपल है यार, ग्रीन हॉर्न। देखो भाई, कितना इसके हाथ अभी हरे हैं। हरे हाथ मतलब क्या हुआ? एक तरह से हॉर्न तो हाथ का नहीं है, ग्रीन हॉर्न है ये। ग्रीन हॉर्न का हॉर्न छोड़िए, हॉर्न मतलब चलो आवाज हो गए, हॉर्न बजा रहे हैं सर। याद कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे? इतना सर अभी तो कच्चे हाथ हैं इसके, मतलब ग्रीन हैंड या ग्रीन हॉर्न मतलब अभी तो ये हरा है। हरा मतलब कच्चा। कच्चा मतलब जिसको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। जब आप छोटे छोटे आते हो, नए होते हो, एक किशोरावस्था में आते हो, तो माँ बाप कहते हैं बेटा ज्यादा उधर बाहर मत जाओ, बिगड़ जाओगे। और इसीलिए ग्रीन हॉर्न, जो स्क्रीन की गलती है, जो कहते हो सर हमें आंखों में दिक्कत आ रही है, वो हमारे एडिटर साहब की गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रिक्वेस्ट करिए एडिटर साहब से कि जो ब्लैक स्क्रीन है उसको सफेद किया जाए अगले वीडियो से। ये हमारी सुनते नहीं है। ग्रीन हॉर्न का मतलब हुआ, मतलब मैं शुरुआत की अवस्था में हूं, बहुत ज्यादा वेटरन एक्सपीरियंस नहीं हूं। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? ग्रीन हॉर्न कहा जाता है। मतलब अभी बिल्कुल उतरा हूं मैदान में सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इसलिए 100% आंसर लिख लो, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, इसको जो कर देगा समझ जाऊंगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और इसके लिए मैं अलग से समय दे रहा हूं। चलो आप समय ले लीजिए, चलिए 1 मिनट का पूरा समय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, 4 खाली जगह एक ही क्वेश्चन में आ सकती हैं। एवरीथिंग किसको दिखाता है? थिंग को। मतलब हर एक का क्या होता है, अपनी लिमिटेशन होती है हर एक की। एवरीथिंग किसी चीज का होना, पोजेशन दिखाना, तो सबसे पहले तो आपको पता है हिज तो आएगा नहीं, है पता चल गया। हिज कैसे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह? 100% है जाएगा, बिल्कुल सही। पहले ऑप्शन तीनों में हैज है। एवरीथिंग हैज, यहां मैंने हैज लगा दिया। क्या होती हैं? हर एक की खुद की क्षमताएं होती हैं, खुद की क्षमताएं। दूसरे नंबर पे यहां आना है, बताओ क्या आएगा? एवरीथिंग हैज। और एवरीथिंग के साथ आने वाला जो भी क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है या फिर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होगा बताओ? एवरीथिंग हैज। ये बताइए, यहाँ हिज आएगा, हिज ऑन लिमिटेशन के इट्स आएगा भैया। एवरीथिंग के साथ, क्योंकि थिंग को डिनोट कर रहा है इसलिए यहां पर इट्स आएगा। एवरीथिंग हैज इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव है ये इट का, एवरीथिंग के लिए यूज किया जा रहा है। ओन लिमिटेशन होती हैं, और ये नई टेबल है। टेबल के लिए साथ दोबारा प्रोनाउन क्या आएगा? वो पुरानी वाली, दैट इज एन ओल्ड वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये नई टेबल है, वो पुरानी है, ओल्ड वन है, तो फिर आना है वन। याद रखो इन दोनों में वन है। और एवरीबडी के साथ क्या आएगा? एवरीथिंग के साथ इट्स, एवरीबडी के साथ हिज आएगा भाई, क्योंकि यहाँ किसी को, समबडी को डिनोट किया जा रहा है। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। 100% प्यारे बच्चे, डी इज द राइट आंसर। 100% क्या आएगा? नहीं समझ में आए तो भाई दोबारा पूछ लीजिए। फाइंडिंग आउट द स्पॉटिंग एरर, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स से बंद हो गए और आपने ये लिखना बंद कर दिया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सीरीज बंद हो जाएगी। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, 100 पेपर प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बार पढ़ाऊंगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है? और उसका कोई भी चार्ज भी नहीं होगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कौन सा पार्ट है जिसमें गलती है बताओ? द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम, इस म्यूजियम के जो आसपास सराउंडिंग है, मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेस, जो दूसरी जगह से आते हैं।
फटाफट से बताओ बच्चे। द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। देखो भाई, यहाँ जो ये वर्ड है किस सेंस में यूज हुआ होगा बताओ। म्यूजियम भी एक नाउन है प्यारे बच्चे, और सराउंडिंग भी या नाउन की तरह ही यूज होना चाहिए था। अब ये नाउन है कि नहीं बता रहा हूं। सराउंड एक वर्ब है, समझने की कोशिश करो। सराउंड माने कोई भी चीज अपने आसपास होना। सराउंड, SURROUND, सराउंड मतलब अपने आसपास होना, अपने आसपास होना। सराउंडिंग आपने बना दिया, इधर देखो, सराउंडिंग यदि आपने बना दिया तो ये जीरंड हो गया। किसी भी वर्ब में आईएनजी लग गई मतलब जीरंड हो गया। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड फिक्स हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे इनिंग शब्द नहीं होता, वो इनिंग्स होता है, INNIN। एक पारी को हम इनिंग्स कहते हैं, ना कि इनिंग कहते हैं। नाउन यहां यूज होना है, ऑफ से जुड़े हुए हैं दो नाउन, लेकिन सराउंडिंग कोई वर्ड होता नहीं इंग्लिश में, क्योंकि यहां ये नाउन की तरह ट्रीट होगा। तो प्यारे बच्चे, इसको एक ही ऑप्शन है कि यहां सराउंडिंग्स कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? सराउंडिंग्स ही नाउन होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही यूज होंगे, मतलब उनमें से हम एस और यस को नहीं हटा सकते। जैसे अब तुम कह दो कि सर एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल, SPECTACLE, क्या स्पेक्टिकल कोई वर्ड होता है? बताइए भाई। स्पेक्टिकल्स ही होता है, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज किया जाएगा। स्पेक्टिकल होता ही नहीं, इसमें से एस और यस नहीं हटा सकते, इसलिए ये नाउन होना चाहिए था। और सराउंडिंग नाउन होती नहीं है जब तक इसमें एस ना लग जाए। तो क्या होगा? स्पॉटिंग एरर हो गई ए पार्ट में, सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम। कोई डाउट? कोई डाउट? आगे चलते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मतलब जाना है। सर जब कोई लड़की कह दे तो फिर तो मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। सी सेड टू मी आई हैड टू गो टू द मार्केट। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मुझे बताओ, सेड टू तो चेंज हो जाएगी, बहुत सिंपल है। टोल्ड में, सभी ऑप्शनों में टोल्ड में चेंज हुई है। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, ही सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट सभी में लग रहा है। यहां तक चार ऑप्शन सही है। सी का सी हो गया, यहां तक भी चार ऑप्शन सही है। यहां हेड हेड दो बार लगा दिया, नहीं हो सकता है। हेड को हेड में दो बार क्यों नहीं लगाएंगे? गॉन क्यों नहीं होगा? हेड टू एक मॉडल की तरह यूज हुई है, और इसलिए यह मॉडल चेंज नहीं होगा। हेड टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब हमसे कोई किसी रेफरेंस में, किसी संदर्भ में हमसे कुछ कहा गया है। उस लड़की ने मुझसे कहा है कि आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, नहीं तो अगले महीने सर वो गुड्डू के साथ चली जाएगी। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चे, हेड टू एक मॉडल के सेंस में यूज हुई है, एंड विद रेफरेंस टू समबडी, जो हमें ऑर्डर दे रहा है यदि हमें उसे पालन करना है, उस केस में हेड टू में कोई बदलाव नहीं होगा, और इसलिए केवल आई चेंज हो जाएगा। सी में प्यारे बच्चे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और हेड टू का केवल हेड टू रहेगा, हेड टू गो टू द मार्केट। 100% बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे हेड टू को हेड हेड टू में कहेंगे, वो गलत है, नहीं चेंज होगा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ओहो, पैसेज, बहुत सिंपल पैसेज। मैं इसको वैसे पढ़ा रहा हूं आज दूसरे तरीके से। आज मैं दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि सर इसको कैसे पढ़ना है, केवल एक ही बार देखना, पैसे से डरना नहीं है। ये रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है कि किसी भी देश के लिए कौन जरूरी है प्यारे बच्चे, अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज। पूरे रिसोर्सेज की बात की जाए, विच कैन बी कॉल्ड, यदि हम बुलाए जाए राष्ट्र के नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना में, किसी देश के विकास के राष्ट्र की योजना में यदि हम रिसोर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है बताओ? पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन लेबर होता है। अरे बिना इंसानों के क्या होगा? चाहे कितनी भी बड़ी मशीन बना लो, लेकिन इंसान उनको ऑपरेट करेंगे, इसलिए ह्यूमन लेबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अमंग ऑल द रिसोर्सेज। प्यारे बच्चे, विदाउट प्रोडक्टिव, हाँ, बिना अच्छी लेबर के, चाहे तुम कितना भी लीडरशिप कर लो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ले आओ, चाहे कितनी भी विदेशी सहायता ले लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर, कभी सफलता नहीं मिलेगी। कब? जब तक एक प्रॉपर ह्यूमन लेबर या एक अच्छा लेबर फोर्स नहीं होगा। क्लियर? वन एसेंशियल फैक्टर, एक जो सबसे एसेंशियल फैक्टर है, जो अक्सर करके ओवरलुक मतलब भुला दिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है प्यारे बच्चे, वो कौन सा है बताइए? द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वीमेन। रोल ऑफ वीमेन, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता।
हमेशा कोई भी डेवलपमेंट अपंग बना रहेगा। कब तक? जब तक महिलाओं को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन माना जाएगा या बिना पढ़ी लिखी रखा जाएगा। कोई भी देश तब तक डेवलपमेंट विल ऑलवेज रिमेन हैंडीकेप्ड अंटिल वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वीमेन। प्यारे बच्चे, उनकी ना कोई फैमिली में वॉइस होती, ना कोई कम्युनिटी डिसीजंस होते, ना कोई उनका इकोनॉमिक या लीगल स्टेटस होता, और उनकी शादी कर दी जाती है जब वो प्रैक्टिकली बच्ची होती हैं। और इसीलिए एक बेबी से दूसरे बेबी, दूसरे से तीसरे और 50 बेबी बना दिए, ऑफन ओनली टू सी हाफ ऑफ देम। आधी से ज्यादा लड़कियां मर जाती हैं बिफोर एक्चुअली, जब वो स्कूल एज में ही होती हैं, उससे पहले। हम तभी किसी देश के विकास को बढ़ा सकते हैं बाय इंप्रूविंग, क्या करके? वीमेन पावर को, बाय गिविंग द वीमेन, महिलाओं को अधिकार दे करके और उनके राइट्स की बात करके। प्यारे बच्चे, कितना आसान पैसेज है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता पैसेज। इतना आसान हो गया। आपने एक बार अच्छे से पैसेज को पढ़ा, अब बताओ वो कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए? जल्दी बताइए। इफेक्टिव लीडरशिप कुछ नहीं कर पाएगी, इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, फॉरेन असिस्टेंट कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक कि अच्छी ह्यूमन लेबर नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बताओ क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन लेबर। 17वां क्वेश्चन, ह्यूमन पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? केवल मैन, केवल वीमेन, या दोनों लोग? याद रखना प्यारे बच्चे, खाली ह्यूमन लेबर में महिलाएं या केवल पुरुष नहीं होंगे, महिला और पुरुष को मिलाकर के ही किसी देश का विकास किया जा सकता है। कौन सी बात है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता? द इग्नोर्ड एंड द, कौन सा इग्नोर कर दिया जाता है किसी देश के विकास में? कौन सा फैक्टर है जिसको? रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं के रोल को भुला दिया जाता है। द रोल ऑफ वीमेन जनरली ओवरलुक्ड और द इग्नोर्ड इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। 100% ए इज द राइट आंसर। सर बताइए फटाफट से, महिलाओं की मुश्किल से ही क्या होती है? क्या कोई वॉइस होती है फैमिली और कम्युनिटी में? नहीं होती। इकोनॉमिक और लीगल में, इनमें भी नहीं होती। मुश्किल से ही, ना के बराबर होती है, हार्डली आ रहा है। एनी वॉइस इन फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस और लीगल स्टेटस, इनमें भी एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्फ। सभी ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं, उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती। हमारे जो एडिटर साहब, उन्होंने टाइपिंग की गलती करी और इसलिए एक और लाइन यहाँ बढ़ा लो। न तो उनकी फैमिली में कोई वॉइस होती, न कोई इकोनॉमिक स्टेटस में होती, और ना ही कोई कम्युनिटी डिसीजंस में होती। ये ऑप्शन में तीनों आ रहे हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। हल्की सी टाइपिंग की गलती हुई है, यहाँ ये एक एक दिया गया है, यहाँ ये तीनों आए क्योंकि उनकी किसी भी चीज में आवाज नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन, वीमेन पावर का असली मतलब क्या है बताओ? क्या ये बच्चे बनाने के लिए है? क्या ये शादी करने के लिए महिलाएं होती हैं? क्या जरूरी है बच्चों को मारने के लिए होती हैं? अरे भाई, वीमेन पावर का मतलब एक जरूरी पावर है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी पावर होती है प्यारे बच्चे, जिससे हम एक देश का विकास कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर कैसा लगा? यदि आपने कमेंट करना छोड़ दिया, कमेंट इसलिए मत करिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बस कमेंट इसलिए करिए कि सर अच्छी सीरीज चल रही है, हेल्पफुल है कि नहीं। यदि आपको मजा ही नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का फायदा क्या? और सबसे बड़ी बात सर, बस केवल एक ही कंडीशन है कि ये सीरीज जारी रहेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम पर सुबह ही डाल दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।